नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, क्या होती है क्रिया? वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना इत्यादि, ये दोस्तों हमारी क्रियाएं होती हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कभी कभी दोस्तों आप लोगों के पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को दोस्तों धातु कहते हैं। क्रिया को दोस्तों कर्म, काल और प्रयोग के आधार पर विभाजित किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं कर्म या रचना के आधार पर क्रिया का विभेदीकरण। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों होती है? पहले नंबर पे आती है दोस्तों सकर्मक क्रिया और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों अकर्मक क्रिया। आइए शुरुआत करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। तो क्या होती है दोस्तों सकर्मक क्रिया? जिस क्रिया में कर्म उपस्थित रहता है उसे हम दोस्तों सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी बच्चे को खिलाती हैं, तो माता जी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? माता जी यहाँ पर कर्ता हो गया। माता जी क्या करती हैं? काम का नाम क्या है? खिलाती हैं। तो खिलाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो खिलाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। किसको खिलाती हैं? बच्चों को खिलाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? बच्चे यहाँ पर हो जाएगा कर्म। माता यहाँ पर कर्ता हो जाएगी, बच्चे कर्म हो जाएंगे और खिलाना यहाँ पर हो जाएगा क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्म उपस्थित रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें बच्चे कर्म उपस्थित है, इसलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहले नंबर पे आता है इसमें दोस्तों एक कर्मक क्रिया, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। आइए शुरुआत करते हैं एक कर्मक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है एक कर्मक क्रिया? यदि किसी वाक्य में सिर्फ एक कर्म उपस्थित होता हो तो उसे दोस्तों हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता। राम क्या कर रहा है? राम काम का नाम क्या है? राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो घर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म। जाना यहाँ पर क्या है? काम का नाम है, तो यहाँ पर जाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। और राम यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। तो राम क्या करता है? राम सिर्फ घर जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कर्म दिया गया है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक कर्मक क्रिया कहलाती है। आइए बढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। जिस वाक्य में दो कर्म उपस्थित हों वहां दोस्तों हम द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे टीचर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाती है, तो टीचर क्या करती है? पढ़ाती है। टीचर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। पढ़ाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। क्या पढ़ाती हैं? अंग्रेजी पढ़ाती हैं, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। किसको पढ़ाती हैं? बच्चों को पढ़ाती हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। इसमें दोस्तों दो कर्म दिए गए हैं, एक बच्चों को और एक अंग्रेजी। टीचर पढ़ाती हैं, किसको पढ़ाती हैं? बच्चों को पढ़ाती हैं, तो बच्चों यहाँ पर कर्म हो जाएगा। क्या पढ़ाती हैं? अंग्रेजी पढ़ाती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी भी यहाँ पर कर्म हो जाएगा। तो यदि किसी भी वाक्य में दो कर्म उपस्थित होंगे तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों हमारी सकर्मक क्रिया समाप्त होती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है अकर्मक क्रिया? यदि किसी वाक्य में कर्म उपस्थित ना हो तो उसे दोस्तों हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खेलती है, राधा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता। राधा क्या कर रही है? काम क्या कर रही है? राधा यहाँ पर खेलती है, तो काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। खेलना यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया। तो क्या खेलती है? कर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार राम खाता है, राम कर्ता हो जाएगा। खाना खाना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। क्या खाता है? कर्म तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। ये दोस्तों हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों काल के आधार पर क्रिया का विभेदीकरण। तो दोस्तों
काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे आती है दोस्तों वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों भूतकालिक क्रिया और तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों भविष्यकालिक क्रिया। आइए शुरुआत करते हैं वर्तमान कालिक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है वर्तमान कालिक क्रिया? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे दोस्तों हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खा रहा है ना, वर्तमान में समय कर रहा है, तो राम खाना खाता है यहाँ पर क्या हो जाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की क्रिया भूतकालिक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है भूतकालिक क्रिया? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का बीते समय में बोध हो, तो उसे दोस्तों हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने खाना बना लिया, मतलब बना चुकी राधा खाना, भूतकाल में पहुंच चुकी है, इसीलिए कहते हैं राधा ने खाना बना लिया। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, उसे दोस्तों हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की क्रिया भविष्यकालिक क्रिया के बारे में। तो क्या होती है दोस्तों भविष्यकालिक क्रिया? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का भविष्य में होने का बोध हो, उसे दोस्तों हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों हमारा काल के आधार पर क्रिया समाप्त होती है। पहले हमने आपको कर्म या रचना के आधार पर बताया था। कर्म या रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती थी, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था काल के आधार पर क्रिया का विभेदीकरण। तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती थी, वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया और भूतकालिक क्रिया। आइए बढ़ते हैं रचना के या प्रयोग के आधार पर क्रिया का विभेदीकरण। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया का विभेदीकरण। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया निम्न प्रकार की होती है। आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया? वह क्रिया जिससे कर्ता स्वयं काम ना करके किसी अन्य से काम करवाता है, तो वह हमारी दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे राम श्याम से कपड़े धुलवाता है, तो जिस क्रिया में कर्ता स्वयं काम ना करके किसी अन्य से काम करवाता है, वो हमारी दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो राम यहाँ पर स्वयं काम नहीं कर रहा है, राम किससे काम करवा रहा है? राम यहाँ पर श्याम से कपड़े धुलवाता है, तो धुलवाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से पिताजी राम से पत्र लिखवाते हैं, पिताजी स्वयं काम ना करके किसी अन्य से काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया? यदि किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हों और उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न हो रही हो, वह दोस्तों हमारी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम खाना खाकर सो गया, तो श्याम क्या कर सो गया? श्याम ने सबसे पहले खाना खाया फिर सो गया ना, तो यहाँ पर खाना खाकर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की क्रिया कृदंत क्रिया के बारे में। तो दोस्तों वे क्रियाएं जो मूल क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से बनती हैं, कृदंत क्रिया कहलाती हैं। जैसे पढ़, पढ़ हमारा मूल क्रिया है, तो हो जाएगा कृदंत क्रिया हो जाएगा पढ़ना, पढ़ाई, पढ़वाना। उसी प्रकार लिख, लिख हमारा मूल क्रिया है, तो कृदंत क्रिया में हो जाएगा लिखना, लिखाई, लिखवाना। दोस्तों कृदंत क्रिया कहलाती है। आइए बढ़ते हैं चौथे नंबर की क्रिया नाम धातु क्रिया के बारे में। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में प्रत्यय लगने से बनती हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे बात का हो जाएगा बतियाना, चमक का हो जाएगा चमकाना, गर्म का हो जाएगा गरमाना। नाम धातु क्रिया पहचानने का एक सब सिंपल सी ट्रिक है कि नाम धातु क्रिया के अंत में ना लगा होता है, वो हमारी दोस्तों जिसके क्रिया के अंत में ना लगा होगा, वो दोस्तों हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। आइए बढ़ते हैं पांचवें नंबर की क्रिया संयुक्त क्रिया के बारे में। ये वे क्रियाएं होती हैं जो 2 क्रियाओं के
सहयोग से निर्मित होती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे चिड़िया उड़ा करती हैं, चिड़िया उड़ भी रही हैं और कर भी रही हैं, तो चिड़िया उड़ा करती हैं, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। घंटी बजते ही छात्र उठ खड़े हुए, छात्र उठे भी और खड़े भी हुए, तो यहाँ पर उठ खड़े हो जाएगा संयुक्त क्रिया। आइए बढ़ते हैं 6वें नंबर की क्रिया सहायक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है सहायक क्रिया? किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने अपनी पुस्तक ले ली, पुस्तक लेना और ली यहाँ पर हो जाएगा सहायक क्रिया। जैसे राम स्कूल जाता है, तो है यहाँ पर हो जाएगा सहायक क्रिया। आइए बढ़ते हैं 7वें नंबर और अंतिम नंबर की क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में। तो जो क्रियाएं व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की ध्वनियों की अनुकरण से बनाई जाती हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे चरचर, पटपट, कोई भी ध्वनि की आवाज हो उसे दोस्तों हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया का विवेचन। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्रिया समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब के लिए दोस्तों जय।